चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में आपको एक्सरसाइज 2 के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं और एक्सरसाइज 3 है ना। तो एक्सरसाइज 2 के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो बाकी हैं वो हो सकते हैं थोड़े आपको टफ लगे हो। एज यूजुअल मैंने आपको पास्ट में भी कहा है, एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम्स इनिशियल डेज में टफ लगते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है तो ही जाके वो इजी बनते हैं। ठीक है, तो ही वो आपको इजी लगेगी। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 to 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आता हूं मैं 7 क्वेश्चन पे। अब 7 क्वेश्चन में आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है और वो ग्राफ है v स्क्वायर वर्सेस t का, और लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? आप भूल जाओ v स्क्वायर रेट सब कुछ भूल जाओ। अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा उसका जनरल इक्वेशन y इक्वल mx होगा। सही है। y पे कौन है? v स्क्वायर, x पे कौन है? t, मैंने लिख दिया। और स्लोप आपको दिख रहा है 4/4 कितना है? 1, तो स्लोप है 1, तो v बराबर आ गया √t, मारा डिफरेंशिएट, t की जगह पे 4 डाला, क्वेश्चन खत्म। तो बहुत आसान प्रॉब्लम बोलूंगा मैं, खाली आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कोई भी ग्राफ को देखकर आप इक्वेशन लिख सकते हो या नहीं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 7 प्रॉब्लम। इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में अपन 1 2 3 कर चुके हैं और अब मैं 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन पे ग्राफिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है और इस बार जो ग्राफ दे रखा है आप देखो, 7 क्वेश्चन था v स्क्वायर वर्सेस t और इस बार ग्राफ है v स्क्वायर वर्सेस x। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे? ऐसा प्रॉब्लम क्लास में भी अपन ने देखा था। v स्क्वायर वर्सेस x अगर आपके सामने ग्राफ है, आप सबसे पहले ऐसा सोचो इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा मुझे। तो मैंने d, स्लोप होता क्या है? dy by dx। y पे कौन बैठा है इस बार? v स्क्वायर, तो d of v स्क्वायर अपॉन dx। इसका मतलब है मुझे v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2v, है ना। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v, तो 2v बाहर आ गया और बच गया dv by dx। और v dv by dx क्या होता है? v dv by dx होता है एक्सेलरेशन। तो v dv by dx एक्सेलरेशन का मतलब है इस ग्राफ का स्लोप जो है वो 2a के बराबर है। ग्राफ का जो स्लोप है 2a के बराबर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सीधे सीधे स्लोप बाय 2 के बराबर है। अब इस ग्राफ के अंदर 3 तरह के स्लोप है। एक पहले तो 0 और उसके बाद में स्लोप ऐसी और फिर स्लोप ऐसी। सही है, तो पहले जो स्लोप 0 है तो वहां पे स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। सेकंड वाला केस 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक आप देखोगे कि इसमें वैल्यू 2 से लेकर 3 सेकंड तक में हाइट अपन बेस करो। बेस तो 2 से 3 सेकंड का 1 है और हाइट कितनी है? 16 - 4 12, तो 12 अपॉन 1 मतलब स्लोप कितनी आ गई? 12। और 3 से 5 में स्लोप देख लो वापस, 3 से 5 में 16/2 -8। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। आपसे मैग्नीट्यूड मांगा है, आपसे एक्सेलरेशन वैल्यू तो मांगी नहीं, तो मैग्नीट्यूड पहले कितना आएगा? 0 से 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है कितना? स्लोप अपॉन 2, तो 0/2 0, 12/2 6 और वापस तीसरे का 4। ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 6, और ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बाकी जो सॉल्यूशन है 5 to 8 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब 9 क्वेश्चन में कहा है कि माइन शाफ्ट के ऊपर, है ना, माइन शाफ्ट के टॉप से एक लिफ्ट स्टार्ट कर रही है नीचे की तरफ और उस लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड बाद एक इंसान माइन शाफ्ट के ऊपर से एक स्टोन उछालता है और वो स्टोन कुछ देर बाद ऑब्वियस बात है हिट करेगा। स्टोन उछाला 30 मीटर पर सेकंड से और ये जाके कभी ना कभी हिट करेगा और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये सवाल में मेंशन है। क्वेश्चन में बोला है बताओ ये स्टोन इस लिफ्ट को कितने डिस्टेंस नीचे हिट करेगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? 4 सेकंड में डायग्राम बना दिया। 4 सेकंड बाद, क्योंकि 10 से जा रहा है, ये ऑलरेडी 40 मीटर नीचे होगा। ठीक है, और 4 सेकंड बाद इसने 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को उछाल दिया। अब मान लिया मैंने कि दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे। मान लिया मैंने यहां से x डिस्टेंस नीचे मिलेंगे। कहां से? यहां से x नीचे। अब जब यहां पर ही मिलेंगे इसका मतलब है t टाइम बाद, मान लेता हूं वो यहां पर ही पहुंचेगा और t टाइम बाद यहां पर पहुंचेगा और यहां पर दोनों आके मिल लेंगे। ऐसे सवाल अपन ने क्लास नोट्स में भी किए होंगे। तो मैंने मान दिया t टाइम आफ्टर 4 सेकंड, t टाइम के बाद 4 सेकंड के बाद मैंने t टाइम अज्यूम किया कि ये जाके हिट कर देगा। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो गया? अगर ये पूरा ये 40 है, ये पूरा x है, ये कितना हो गया? x - 40, तो x - 40 बराबर 10t, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से बराबर। और दूसरा इसकी इक्वेशन x डिस्टेंस पे कब पहुंचेगा? तो -x साइन कन्वेंशन के साथ -x = 30t - ½ gt²। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जैसे ऐड करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी -40 = 40t - 5t²। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन है और यहां से आपको टाइम बढ़िया सा मिलेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी और इसका रूट आएगा ये और 8.9 सेकंड्स। जैसे टाइम मिला 8.9 सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, चाहो इसमें कर दो चाहो इसमें कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने लेट्स ऊपर वाले में कर दिया क्योंकि ये इजी इक्वेशन है। t को सब्स्टिट्यूट किया और तुरंत मेरे को आंसर मिला x बराबर 129, मतलब x/3 हो गया 40/3 43 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9 प्रॉब्लम हुआ।
अब 10th प्रॉब्लम तो आपको पढ़ते ही लग गया होगा, तो क्लास नोट्स में किया हुआ है। क्लास नोट्स के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में ये सवाल कराया था, तो डायरेक्ट मैं कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप और अच्छी बात बताया क्या, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया था अपन ने काफी डिटेल में किया था। इस क्वेश्चन में कंडीशन है ही नहीं वी मैक्स पे, अपन ने तो वी मैक्स वाली कंडीशन वाला किया है, वी मैक्स पे कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर तो सीधे सीधी बात है, ऐसे और ऐसे बन जाएगा कर्व, और एक ही बार में आप सीधे डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा 10 बीटा 5, और एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा 30, है ना। तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में आपके सामने कुछ 5 सवाल दे रखे हैं, जिसमें से आप देखोगे 3 सवाल तो खाली ग्राफ बेस्ड है, ठीक है। तो पहले सवाल पर आते हैं। पहले सवाल में क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, पहले सवाल में बोला है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इफ v एंड a हैव अपोजिट साइन, हाँ ये तो फंडामेंटल है। अगर v और a का अपोजिट साइन है तो क्या मैं बोल सकता हूं स्पीड कम होगी, क्लास में हमने डिस्कस किया है। स्पीड कब बढ़ती है, जब v और a सेम डायरेक्शन में होते हैं। स्पीड कब घटती है, जब v और a अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो a ऑप्शन, इफ v and a have opposite sign, object is slowing down, correct. If x and v have opposite sign, x and v have opposite sign, the particle is moving towards the origin. अब b सेट को समझो। If x and v have opposite sign, जैसे मान लो पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव x है और नेगेटिव वेलोसिटी है, तो क्या वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, सही है। अगर नेगेटिव x है और वो इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो क्या वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यस। तो दोनों ही केस में देखो, अगर x और v अपोजिट साइन के होंगे तो क्या पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जाएगा, यस, बिल्कुल ठीक। इफ द v is 0 at an instant, then a should also be 0 at that instant, ये गलत है। जैसे जरा सोचो, अगर पार्टिकल को मैंने उछाला और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है तो स्पीड 0 होती है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन 0 होता है, नहीं, एक्सेलरेशन तो हर इंस्टेंट पे क्या होता है, g। इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होना नहीं होता। If the v is 0 for a time interval, then a is 0 at every instant within that time interval, तो सही। अगर v 0 है एक इंटरवल में, v 0 है मतलब v फिक्स हो गया, अगर v फिक्स हो गया तो एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डन। अब सेकंड प्रॉब्लम में क्या है देखो जरा। अब सेकंड प्रॉब्लम में आपको बोल रखा है 400 मीटर डिस्टेंस कवर करना है मिनिमम टाइम में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन वो 1 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही फिर से वही याद आना चाहिए आपको, कौन सा सवाल, अल्फा बीटा वाला। आप देख रहे हो जो प्रॉब्लम मैं लास्ट क्लास में की थी उस पर बेस कम से कम शीट का एक तीसरा चौथा सवाल। तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स में अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन आवर क्लास नोट्स। तो मैंने अज्यूम कर लिया पहले कि लेट्स से वी मैक्स जो भी आएगा, क्योंकि तो 400 मीटर कवर करना है तो वी मैक्स की हमेशा दिक्कत होती है कि वी मैक्स कितना होगा। तो मैंने मान लिया पहले कि वी मैक्स लेट्स से 30 से छोटा ही होगा। अगर छोटा होगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ऐसा ग्राफ अगर बनता है v वर्सेस t, तो फिर मैंने कैलकुलेशन करना चालू किया, क्योंकि जो अपना एजम्पशन है वो ट्रू है या नहीं पहले पता लगाना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि v मैक्स 30 से छोटा होगा, इसका मतलब है 30 से छोटी कोई स्पीड मैक्सिमम अटेन करेगा, वापस रिटार्ड करके स्टार्ट करके और कुछ देर बाद रुक जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व कितना होना चाहिए, 400, क्योंकि vt ग्राफ है। 400 इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये देख लिया। और स्लोप किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन किसका, v मैक्स अपॉन t/2, 1 के बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, आपको पता है v मैक्स का वैल्यू कितना है, t/2, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये 1600 हो जाएगा और t का वैल्यू 40 सेकंड्स। अगर t का 40 सेकंड आया इसका मतलब v मैक्स कितना आ गया, 20। तो क्या अपना एजम्पशन सही है, यस। अपना एजम्पशन किया था कि ये ग्राफ तब सही होगा अगर v मैक्स 30 से छोटा हो, और सॉल्व करने पर 30 से छोटा मिला, इसका मतलब अपना एजम्पशन सही है, ग्राफ यही आएगा और v मैक्स 20 है और टोटल टाइम 40 सेकंड है। क्वेश्चन डन। अब जो तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड 7 है, सी पॉइंट पे 17 है, और बोल रहा है कि बी ए सी का मिड पॉइंट है। बताओ बी पर क्या स्पीड होगी, ए से बी में क्या एवरेज स्पीड होगी, वगैरह वगैरह, ऐसे 3-4 आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको पढ़ के रियलाइज हो जाना चाहिए सब लोगों से, क्योंकि ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम क्लास में किया हुआ है। जो कॉमन मिस्टेक है, 7 है 17 है तो सर बीच में 12 ही होगी, है करते हुए आंसर मत लिख देना, ठीक है। बिकॉज 7 है या 17 है तो ये कितना होगा, तो प्रॉपर कैलकुलेशन से होगा। देखो सर, ये इसके बीच में अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 2x वाला फॉर्मूला। वापस यहां पर भी लगा दिया मैंने, 17 स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर इक्वल टू 2x वाला फॉर्मूला। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
चाहे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2vv² 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और सॉल्व करते vv 13 मीटर पर सेकंड तैयार। अब अगर vv 13 आ गया इसका मतलब हो गया, अब आप बताओ यहां पर एवरेज स्पीड कितनी होगी, 7 है और 13 है, एवरेज कितना हो गया 10, 13 और 17 है, एवरेज कितना हो गया 15। आई बात समझ में? तो एवरेज स्पीड तो आप निकाल सकते हो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। हाँ ये ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 बेटा सिर्फ तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 वाली गलती कभी नहीं करो, कभी नहीं करो, ठीक है। चलिए तो vv 13 मीटर पर सेकंड तैयार, और एक ऑप्शन और दे रखा है, तो अब आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड इसमें 10 आ गया, इसमें ये आ गया वगैरह, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी ऑप्शन बोला बताओ इस और इस टाइम इंटरवल में का रेशियो बताओ। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू यहां का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा v बाई टी कर दिया, तुरंत t1 बाई t2 डेल्टा vab बाई डेल्टा vbc। इसका डिफरेंस पता है, इसका डिफरेंस पता है, रेशियो लेंगे 3:2, बिल्कुल डन। फिर बोला है बी और सी एवरेज, वो अपन वैसे निकाल चुके। तो ये आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम देखो क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम में आपके सामने v वर्सेस t का एक ग्राफ दे रखा है। अब ये प्रॉब्लम तो कितनी बार कर चुके हो, वो भी स्ट्रेट लाइन है। अगर v वर्सेस t स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कैसा होगा, पैराबोलिक, बिल्कुल सही। तो इसमें तो बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन देखते गलत हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। अब बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली तीन ऑप्शन बाकी हैं। अब देखो जरा, क्या v वर्सेस t वाले ग्राफ को देखकर आप ये रियलाइज करते हो कि पार्टिकल कभी ना कभी पलटेगा। कब पलटेगा पार्टिकल, t टाइम पर। देखो t/2 पर पलटेगा नहीं, t/2 पे स्पीड कम होना चालू हो रही है। पार्टिकल कब पलटता है, जब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव कब हो रहा है, t टाइम पर। इसका मतलब है t टाइम पर पार्टिकल पलटेगा, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ t टाइम पर पलटना चाहिए। तो देखो बॉम्बे वाले ग्राफ में तो कभी पलट ही नहीं रहा, वो तो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो बी वाला गलत हो गया। सी वाले ग्राफ में देखो t पर पलट रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। और डी वाले में कब पलट गया, t/2 पे पलट गया। देखो डी वाले में t/2 पे पलटा है और सी वाले में t पर पलटा है। तो इसका मतलब है जहां से ग्राफ पलटेगा वो टाइम क्या होना चाहिए, t। कैसे पता चलता है, आप चौथे क्वेश्चन के ग्राफ में देखो t/2 पर स्पीड कम होना स्टार्ट हुई है, डायरेक्शन बदली नहीं है, t टाइम पर डायरेक्शन बदली है। इसका मतलब है सी और डी में से कौन सा सिलेक्ट होगा, सी और डी रिजेक्ट होगा, है ना। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन और आपने जो ग्राफिकल क्वेश्चन किया था कॉम्प्रेhension के फॉर्म में, आपको लगेगा काफी सिमिलर है, लेकिन जो ग्राफ वाला जो आपने कॉम्प्रेhension 2 देखा है वो x वर्सेस t था, और इस बार जो क्वेश्चन आया है वो v वर्सेस t है। तो समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो अब इसमें v वर्सेस t का ग्राफ दे रखा है ना, और बोला है कि ग्राफ 2 कार्स, ठीक है, कार्स मूव अलोंग द x एक्सिस ऑन पैरेलल बट सेपरेट ट्रैक्स, ठीक है, फिर दे कैन पास ईच अदर विदाउट कोलाइडिंग। बढ़िया। इनिशियली x कोऑर्डिनेट ऑफ कार्स आर सेम, x कोऑर्डिनेट ऑफ कार्स आर सेम, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बढ़िया। अब देखो जरा, दोनों ऐसे समझ लो कि ऐसे आजू बाजू में दो गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, दोनों सेम स्पॉट पे हैं और दोनों ने चलना चालू कर दिया। तो अब ग्राफ देखो, एक का ग्राफ चल रहा है स्ट्रेट लाइन, बी वाले का है स्ट्रेट लाइन। अगर v वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और जो a वाला कर्व है उसका आप देखो स्लोप कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। v वर्सेस t का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब स्पीड कम होना नहीं होता, ये ध्यान रखना। ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट टाइम t1 कार A इज ओवरटेकिंग कार B। अब देखो ओवरटेक कब करोगे, ओवरटेक तब करते हो बेटा जब आप एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के बराबर बाजू में आ जाए। ओवरटेक तब नहीं करते, जैसे मान लो कि एक गाड़ी आगे निकल गई और एक गाड़ी पीछे है, तो जिस मोमेंट पे दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी क्या ओवरटेक हो जाएगा? स्पीड सेम होना ओवरटेक नहीं होता, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगा तब ओवरटेक होता है। और v वर्सेस t में डिस्टेंस कैसे पता लगाते हो, एरिया अंडर कर्व से। तो आप बताओ t1 टाइम तक क्या दोनों का एरिया अंडर कर्व सेम है? t1 टाइम तक दोनों का एरिया अंडर कर्व सेम नहीं है। इसका मतलब है ए ऑप्शन में जो दे रखा है टाइम t1 कार A इज ओवरटेकिंग कार B, ये गलत हो गया क्योंकि t1 टाइम तक दोनों ने सेम डिस्टेंस नहीं चला है।
अब बोला है t इक्वल टू 0 से t1 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार a, और वो देख के समझ में आना चाहिए। आप देखो b का एरिया अंडर कर्व t1 टाइम तक, b का एरिया अंडर कर्व t1 टाइम तक कैसा चल रहा है, देखो इसका ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसा और इसका ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसा, और ये t1 टाइम है। इसका मतलब है ये a है, ये अपना नीचे वाला b है, a वाले का इतना सा ही तो एरिया आ रहा है और b वाले का पूरा एरिया आएगा। इसका मतलब है b ने ज्यादा चला होगा, तो ये भी सही हो गया, तो b ऑप्शन सही हो गया। t1 से लेकर t2 तक में पूछ रहा है ज्यादा किसने चला, फिर से एरिया अंडर कर्व कंपेयर करो। एरिया अंडर कर्व कंपेयर करना है मतलब इसको ग्राफ में ऐसे ले रहा हूं, ये ऐसे ले रहा हूं, ये आगे खींच दिया, ये इधर से लेकर ये t2 है। आप बताओ ज्यादा एरिया किसका है, a का ज्यादा एरिया आएगा, a का ज्यादा एरिया आएगा मतलब a ज्यादा चला होगा, तो a ज्यादा चला, बिल्कुल सही। कार b इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल गलत, एक्सेलरेट दोनों कर रहे हैं, एक्सेलरेट दोनों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि v वर्सेस c स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सेलरेशन, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सही है, बढ़िया क्वेश्चंस है ना। चौथा और पांचवा मैं आपको स्टार मार्क करने को बोलूंगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन पार्ट 3 के दोनों बढ़िया क्वेश्चंस है, अच्छे से एनालाइज करो और सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है। चलिए अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के तीनों प्रॉब्लम आप नोटिस करो, एडवांस में इतने इयर्स में जो 3 सवाल पूछे गए हैं और वो तीनों ग्राफ बेस्ड हैं। अब आपको रियलाइज हुआ होगा क्यों मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन ई जो एक्सरसाइज 1 का है, जो ग्राफिकल एनालिसिस है, वही सबसे ज्यादा वेटेज वाली चीज है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम पर आते हैं। पहला प्रॉब्लम आपके सामने बोला है कि पार्टिकल को रिलीज किया है, जमीन पे हिट कर रहा है, वापस जा रहा है, और आपसे बोला है इसका ग्राफ बनाना है, वो भी वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस या वेलोसिटी वर्सेस हाइट। तो आपको पता है जो वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन होगा, क्योंकि रिलीज किया था, वो v स्क्वायर बराबर 2gh होगा। इसका मतलब देख के पता लग गया v और h के बीच कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक, और बॉल जाएगी नीचे, टक्कर मार के लौटेगी। इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप देखो, जैसे देखो बॉम्बे ऑप्शन में वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा, हमेशा पॉजिटिव है। कलकत्ता ऑप्शन में आप देखो स्ट्रेट लाइन है, रिजेक्ट हो गया। दिल्ली ऑप्शन में वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है, रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है आगरा, और डन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखो कैसे सॉल्व हो रहा है ना, बढ़िया है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, उसमें बोला है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। अब ये तो क्वेश्चन सबसे हो गया होगा, a वर्सेस t का ग्राफ है, वेलोसिटी मांग रहा है, क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ले लिया, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, तो ऑटोमेटिकली फाइनल स्पीड 55 मीटर पर सेकंड। तीसरा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का आपको ग्राफ दे रखा है, और v वर्सेस x का दे रखा है और a वर्सेस x का पूछ रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। v वर्सेस x का दे रखा है, तो क्या आप v वर्सेस x का जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन लिख सकते हो? तो मैंने v वर्सेस x की पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, स्लोप आपको पता है और इंटरसेप्ट आपको पता है, इंटरसेप्ट देखो प्लस v नॉट। अब मैंने क्या किया, dv by dx भी अपने को पता है, dv by dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, तो स्लोप कितना है, माइनस v नॉट बाय x नॉट। एक्सेलरेशन होता क्या है, v dv by dx मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो a वर्सेस x में कैसा रिलेशन है, ये एक तरीके का एक कांस्टेंट है पॉजिटिव, ये एक तरीके का नेगेटिव। इसका मतलब है a इक्वल टू, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया m, इसको मैंने मान लिया नेगेटिव कांस्टेंट। इसका मतलब है a वर्सेस x का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसमें पॉजिटिव स्लोप होगी और नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, बॉम्बे। और इस तरीके से आपके 1 2 3 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डन। चलिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पे आते हैं। अब पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि एक पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है कंटीन्यूअसली, और पूछा है बताओ कितनी देर बाद वो पार्टिकल रुक जाएगा, कितनी देर बाद पार्टिकल रुक जाएगा। एक्सप्रेशन आपके सामने है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेलोसिटी को अलग अलग करेंगे, वेलोसिटी को अलग ले लिया, टाइम को अलग ले लिया, और सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चों, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इनिशियल स्पीड कितनी थी 6.25, तब टाइम कितना था 0, बाद में t टाइम पर कितनी स्पीड होगी 0। दो स्टेप में इंटीग्रेशन है, रूट v का इंटीग्रेशन होता है v की पावर हाफ अपॉन हाफ, लिमिट्स लगा दी, सॉल्व कर लिया, 2 सेकंड, क्वेश्चन खत्म। फिर दूसरा सवाल, अब ये बहुत प्यारा सवाल है। दूसरे सवाल में आपसे कहा है कि एक बिल्डिंग से आपने बॉल को उछाला है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है h, बॉल को उछाला है, वो ऊपर जाएगा, पलटेगा और लौटेगा जमीन पे। बोला है इस मोशन में जितना समय लगता है उसका n टाइम्स समय लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन बना दी, जो पार्टिकल को ऊपर उछाला, माइनस h क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, पूरे पार्टिकल का जमीन तक पहुंचने का समय, t टाइम, है ना। तो माइनस h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, पहली इक्वेशन तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। और दूसरा आपको ये दे रखा है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का समय कितना, u by g, और वो बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम n टाइम्स है t टाइम का, तो t का मतलब कितना हो गया, n u by g। अब बस कुछ नहीं है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। t की वैल्यू को जैसे आप पहले में डालोगे तो ये बनेगा nu स्क्वायर बाय g
और ये यहां से हो गया, थोड़ा सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन डन। ये आपका पहला दूसरा सवाल हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम आपको बोला है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम? ऊपर फेंका है, रुकेगा, पलटेगा, वापस लौटेगा। इसका मतलब है वेलोसिटी पहले v है, जैसे मान लो u की स्पीड से फेंका, धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो होगी, फिर नेगेटिव में जाएगी और नेगेटिव में बढ़ेगी। और क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो बस आपको दिख गया पहला ग्राफ सही है, क्योंकि दूसरा वाला ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं है। तीसरे वाले ग्राफ में इनिशियल स्पीड जीरो है, जो गलत हो गया। और चौथे वाले ग्राफ में तो आप देखो ना, टाइम नेगेटिव हो रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 और 2 में सेकंड वाला स्पीड है और पहला वाला वेलोसिटी है, पहला वाला करेक्ट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब बोला कि 4 ग्राफ दे दिए, बताया नहीं क्या सिचुएशन है, 4 ग्राफ दे दिए और बोलता है बताओ इनमें से एक ग्राफ इनकरेक्ट है, मतलब बाकी तीनों एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक ग्राफ कुछ अलग ही समझा रहा है, ऐसा कुछ बोल रखा है। तो बताओ, वो नहीं होता क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट, वो ऑड वन आउट वाला सवाल है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा जो समझ में आने वाला ग्राफ है ना, वो तीसरा ग्राफ है। देखो तीसरा ग्राफ एकदम देखते समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली जीरो हो रही है, मतलब पहले पॉजिटिव वेलोसिटी थी, जीरो हुई और अब नेगेटिव में वेलोसिटी जा रही है। तो क्या 3 वाले ग्राफ किसी से कनेक्ट हो रहा है? देखो थर्ड वाला और सेकंड वाला ग्राफ रिलेट हो रहा है, थर्ड वाला ग्राफ और सेकंड वाला ग्राफ रिलेट हो रहा है, चेक करो। सेकंड वाले ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम का मतलब क्या होता है? पोजीशन वर्सेस टाइम का मतलब होता है कि इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। तो देखो पहले पॉजिटिव स्लोप, फिर जीरो स्लोप है और फिर नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब 3 और 2 तो कनेक्ट हो गए, मतलब 3 और 2 एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बचता है 1 और 4। अब अक्कल चलाओ। अब 4 को पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। 1 को देखो, 1 है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इसका मतलब अगर मेरे पास 3 और 2 ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि 3 और 2 का एक जोड़ीदार बाकी है, या तो वो 1 होगा या तो वो 4 होगा। 4 को चेक करना थोड़ा टफ लग रहा है, 1 को चेक करते हैं। और 1 है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या अंतर होता है पता है ना? जहां से पोजीशन वर्सेस टाइम पलटता है वहां से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ पलट जाता है, ऊपर की तरफ होता है। तो अब देखो 2 और 1 मैच नहीं कर रहे 2 और 1 मैच नहीं कर रहे, क्योंकि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ है, जरा सोचना, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, कैसा दे रखा है आपको, इस तरीके का, तो यहां से ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, यहां से पलटेगा ना, तो इसका मतलब है ग्राफ कुछ ऐसे जाके ऐसा होना चाहिए था। क्या पहला ग्राफ ऐसा है? नहीं है, इसका मतलब पहला ग्राफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑड वन है? फर्स्ट वाला ऑड वन है, बाकी 2 3 4 सही होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, पांचवा सवाल तो आई गेस सबसे हो ही गया है, पांचवा सवाल में डिस्कस करने जैसा है ही नहीं। फिर आता है छठा सवाल। छठा सवाल भी आसान सा सवाल है, इंटीग्रेशन करना है बेसिक सा। क्या इंटीग्रेशन है? देखो वेलोसिटी बेटा आपको दे रखा है b√x, है ना, और आपसे बोला है बताओ कि जब t = टाउ टाइम होगा तब स्पीड कितनी होगी। टाइम का डेटा देकर वेलोसिटी का वैल्यू मांग रहा है और इक्वेशन x का दे रहा है, तो अपन अक्कल है यार, v को लिखेंगे dx/dt, dt को इधर ले लेगा, √x को इधर ले लेगा, और सिंपल सा इंटीग्रेशन करते ही आपको √x की वैल्यू मिल जाएगी bt/2। अब बोला क्या है? t = टाउ पे, t = टाउ पे v कितना है, तो t = टाउ पे मैंने √x की वैल्यू निकाल दी, तो t = टाउ पे √x कितना है? b/2, और √x की वैल्यू b/2 के बराबर है, तो इस वाली चीज को, ये जो √x का वैल्यू है इसको मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर b²τ/2 आ गया। 6 क्वेश्चन डन, है ना। अब ये जो रीसेंट जेईई मेन 2020 का सवाल है, 7वां सवाल, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम में टाइम ज्यादा लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब देखो डेटा जो है, एक रेस हो रही है 2 गाड़ियों के बीच में, और इनिशियल पॉइंट से फिनिश लाइन तक दोनों गाड़ी पहुंच रही है, लेकिन बोल रहा है कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से t टाइम पहले पहुंच जाती है, और जो जल्दी पहुंचती है उसकी स्पीड v से ज्यादा है, ऐसा बता रहा है डेटा। इसका मतलब है tb = ta+t, क्योंकि b वाले को टाइम ज्यादा लग रहा है और a वाले की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब है va = v+v, ये आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अब मैंने इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फिनिश लाइन डिस्टेंस मैंने मान लिया लेट से x है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, तो v = यूज कर बस 2s वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग va को लिख सकता हूं √2a1x, और v = u + at के अकॉर्डिंग a1t लिख सकता हूं। वैसे ही v को लिख सकता हूं √2a2x, और साथ साथ में a2t भी ये भी लिख सकता हूं। अब मुझे va - vb, मैं इस एक बार इन दोनों को यूज कर रहा हूं, किन दोनों को बच्चों? इन दोनों को यूज कर रहा हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो va - vb कितना बन गया? इन दोनों सब्ट्रैक्ट करो, √2x कॉमन, √a1 - √8, और va - vb किसके बराबर है? v के, तो ये अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो गई।
अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को यूज किया, अब इन दोनों को यूज कर रहा हूं। इन दोनों को यूज कैसे करूंगा, इन दोनों को यूज कैसे कर रहा हूं, आप देखो टी ए की वैल्यू क्या मिलेगी, टी ए की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को यूज कर रहा हूं, टी ए की वैल्यू मिलेगी √2x/a1 और टीबी की वैल्यू मिलेगी √2x/a2। और अब टीबी माइनस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा टीबी माइनस टी है तो आप देखो √2x कॉमन आ जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो √2x की वैल्यू ये बन जाएगी। जैसे √2x की वैल्यू मिलेगी, सब्स्टिट्यूट करोगे √2x की जगह पे तो वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आपके सामने तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन डन हो जाएगा, है ना। अब 7 के बाद जो आखिरी सवाल है जो कि जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है और वो बोला है कि बताओ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, t = 0 पे स्टार्ट कर रहा है, मूव्स अलोंग, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम दे रखा है, पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अब ये क्वेश्चन तो आई के सबसे हो ही गया होगा क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पोजीशन मांग रहा है, क्या करोगे बच्चों, एरिया अंडर कर्व 0 से 5 सेकंड का एरिया अंडर कर्व ले लो और आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिस्कशन हुआ एक्सरसाइज 3 का जो आज अपन ने डिस्कशन लिया था, ठीक है। आई होप कि जो अपना चैप्टर जिस तरीके से अपन ने कंप्लीट किया है ना, देखो हो सकता है आप लोगों को लगा हो कि यार एक्सरसाइज 2 के प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 3 के चुनिंदा 1-2 प्रॉब्लम्स इतने आराम से नहीं बने, थोड़ा समझ में देर से आया। मैं वापस आपको दोहरा रहा हूं, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे काइनेमेटिक्स आगे बढ़ेगा, आप जब प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इट हैपेंस, इट इज इन द प्रोसेस, ठीक है। अब क्योंकि अपना इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं हो पाता है ना, और आप लोग कभी हमसे मिले नहीं हो, हम आपसे कभी मिले नहीं है, तो ऐसा होता है कई बार कि यार सर कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, डाउट्स आएंगे, डाउट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ही सही, है ना। और साथ साथ में आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, हिम्मत नहीं हारनी है। जो प्रॉब्लम्स आप लोग कर चुके हो, गलतियां हुई हैं, उसको देखो कहां गलती हो रही है और उसको सुधारो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे बच्चों तो ही सक्सेस मिलेगी, ठीक है।